Hello students, welcome to my YouTube channel Mohan Pharmacy and today we will discuss about opioid analgesia। दोस्तों इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने एनसेड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एनसेड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और उनमें क्या क्या चीजों में वो यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। बेसिकली एनसेड्स जो थे वो पेन में, फीवर में और एंटी इंफ्लामेटरी में यूज हो रहे थे। ये दूसरा टाइप का ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, ये भी पेन को कम करेगा लेकिन दूसरे वे से। उसमें क्या था, जो पेन किलर थे एनसेड्स वो बेसिकली वर्क कर रहे थे किस पे, कॉक्स इनहिबिटर्स पे, लेकिन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स के लिए दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। उसको हम आज इस क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन है कि ओपियोइड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ओपियोइड्स आर दोज ड्रग्स, ओपियोइड्स ऐसी ड्रग्स होती हैं विच रिलीव पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, जो कि क्या करती है, पेन को रिलीव करती है, पेन से हमको निजात दिलाती हैं, पेन को कम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स दैट एक्ट ऑन द सीएनएस एंड प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एक्शन आर कॉल्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड्स जो होते हैं वो एनाल्जेसिक्स होते हैं जो कि हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं और हमको मॉर्फिन की तरह का एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मॉर्फिन किस लिए यूज होता है, बेसिकली ये पेन किलर है ना। पेन मतलब जब हम कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें मॉर्फिन दी जाती है, जिससे कि वो पेशेंट में पेन पूरी तरह से खत्म कर देती है और जो इसका जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा नशीला होता है, जिससे पेशेंट क्या होता है, उसको नींद आ जाती है, सो जाता है, स्लीप में चला जाता है, ठीक है। तो ये मॉर्फिन की तरह का एक्शन देंगे, ठीक है। इसके बाद ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते क्या हैं, तो दीज आर द डेरिवेटिव फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ पापावर सोमनिफेरम। बेसिकली क्या है, जो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होते हैं वो क्रूड मतलब कच्चे एक्सट्रैक्ट होते हैं किसके, पापावर सोमनिफेरम से, जो कि निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो कि एक पॉपी प्लांट होता है, एक्ट ऑन द सीएनएस, जो कि सीएनएस पे वर्क करता है, एंड प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एक्शन, और मॉर्फिन की तरह का एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या कहलाता है, ओपियोइड एनाल्जेसिया कहलाता है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स कहलाता है। 1803 में फ्रेडरिच सर्टेनर, ये एक जर्मन फार्मासिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट किया था मॉर्फिन को ए मेजर एक्टिव एल्कलॉइड फ्रॉम ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी से उन्होंने मॉर्फिन जो एल्कलॉइड है उसको इन्होंने सबसे पहली बार 1803 में निकाला था, जो कि एक जर्मन फार्मासिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1832 में जीन रोबिक आइसोलेटेड कोडीन फ्रॉम द रेजिन। रेजिन क्या होता है, गोंद होती है, ठीक है। तो रेजिन को उन्होंने, रेजिन से कोडीन को निकाला था 1832 में जीन रोबिक ने, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1939 में ऑटो सचमैन सिंथेसाइज ओपियम ओपियोइड ड्रग मॉर्फिन। मतलब जो ऑटो सचमैन थे उन्होंने 1939 में सबसे पहली बार मॉर्फिन को उन्होंने सिंथेसाइज किया था, जो कि एक ओपियोइड ड्रग है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि ओपियोइड एक्शन किस प्रकार से करते हैं, मतलब ओपियोइड का वर्क कैसा होता है। इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि एनसेड्स किस प्रकार से काम कर रहे थे। तो एनसेड्स जो कर रहे थे वो एनसेड्स कॉक्स जो रिसेप्टर थे, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 पे ऐड होकर के ही वर्क कर रहे थे, पेन रिलीव कर रहे थे, इन्फ्लामेशन कम कर रहे थे और फीवर को भी वो कम कर रहे थे। लेकिन इसका काम क्या है, ये केवल पेन रिलीव करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ओपियोइड्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ओपियोइड्स एक्ट ऑन द म्यू, डेल्टा एंड कप्पा रिसेप्टर। जो ओपियोइड्स होते हैं वो म्यू, डेल्टा और कप्पा रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। रिसेप्टर ऑन सीएनएस, जो कि सीएनएस में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, एंड डिक्रीज न्यूरोनल ट्रांसमीटर रिलीज। और वो जो न्यूरोनल ट्रांसमीटर हैं जो कि पेन की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज न्यूसेप्टिव इंपल्स प्रोपोगेशन, डिक्रीज द ब्रेन अवेयरनेस ऑफ पेन। न्यूसेप्टिव जो इंपल्स प्रोपोगेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि पेन की जो अवेयरनेस है, ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी है पेन की, अगर वो ही नहीं पहुंचेगी वो तो पेन का हमको पता ही नहीं लगेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन पहुंचना है उसको ये क्या करते थे, अवेयरनेस को ये कम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ओपियोइड में,
वो उसकी लोकेशन के बारे में देखते हैं कि वो उसकी लोकेशन क्या होती है और वो इफेक्ट किस प्रकार से हमारे बॉडी में करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर जो म्यू रिसेप्टर होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, और इसका इफेक्ट किस प्रकार से आता है, एनाल्जेसिया इफेक्ट आता है। यूफोरिया मतलब कहीं आदमी खोया हुआ है ना, अपने उसमें खोया है, मगन है ना, तो कुछ ऐसा यूफोरिया है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी चला जाता है। और पेन मैसेज ब्लॉक्स, और जितने भी पेन के मैसेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं इसी के द्वारा, म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, इसके बाद क्या है, कप्पा रिसेप्टर। अब कप्पा रिसेप्टर भी कहां पे पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। जाहिर सी बात है जितने भी ये ओपॉइड के जो भी रिसेप्टर हैं वो सभी सीएनएस में पाए जाते हैं, और सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वही है। ठीक है, तो कप्पा रिसेप्टर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एनाल्जेसिया, इसका भी एक्शन होता है, सेडेशन कॉज करता है, एंड ऑल नॉन थर्मल पेन मैसेजेस ब्लॉक, और जितने भी पेन मैसेजेस हैं गरम मतलब थर्मल से मतलब गर्म होने से उनको भी ये क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है इसके द्वारा। इसके बाद डेल्टा रिसेप्टर केवल ब्रेन में पाया जाता है, और ये एनाल्जेसिया मतलब पेन को रिलीव करता है और एंटी डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन को भी ये कम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है ओपॉइड एनाल्जेसिया को। तो सबसे पहले है नेचुरल एल्कोलॉइड। देखिए, नेचुरल एल्कोलॉइड, सेमी सिंथेटिक एल्कोलॉइड और सिंथेटिक एल्कोलॉइड, सभी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। नेचुरल एल्कोलॉइड वो होते हैं जो कि डायरेक्ट प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे अफीम वगैरह है ना, अफीम की जो पॉपी प्लांट होता है उसमें कट मार देते हैं जिससे रेजिन हमको प्राप्त होता है, वो काला काला जो गोंद की तरह का होता है उसी को अफीम बोलते हैं ना। तो जो नेचुरल होता है वो, या मॉर्फिन होता है ना, तो नेचुरल जो हमको प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल ड्रग कहलाती है। जो सेमी सिंथेटिक ओपॉइड है या ड्रग है वो कैसे होती हैं कि कुछ पार्ट हमने प्लांट से ले लिया, कुछ हमने लैब से ले लिया और दोनों को मिला करके बना दिया, तो वो क्या कहलाती है, सेमी सिंथेटिक कहलाती। और सिंथेटिक ओपॉइड क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि लैब में उपस्थित केमिकल को ही आपस में मतलब केमिकल रिएक्शन करवा करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको सेमी मतलब सिंथेटिक ओपॉइड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो नेचुरल एल्कोलॉइड होते हैं जो कि प्लांट से हमको डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमको जो प्लांट से डायरेक्ट ओपॉइड प्राप्त हो रहे हैं उसमें कौन सा है, मॉर्फिन है पहला। ठीक है, मॉर्फिन बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उसमें काफी यूज होता है पेन रिलीविंग में। तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है, कोडीन हो गया, और ये क्या है, थियोबिन हो गया और पापावरीन हो गया। ये सब क्या हो गए, नेचुरल ओपॉइड एल्कोलॉइड्स हैं। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, हमको थोड़ा सा जो एल्कोलॉइड होते हैं वो नशीले होते हैं। ठीक है, और हमको नींद वगैरह लाने में, स्लीप इंड्यूस करवाने में बेसिकली वर्क करते हैं, और हमारे सीएनएस को वो क्या करते थे, डिप्रेशन कॉज करते हैं सीएनएस में। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल एल्कोलॉइड। अब इसके बाद क्या है, सेमी सिंथेटिक एल्कोलॉइड है। सेमी सिंथेटिक में कौन से होते हैं, हेरोइन होता है, फॉल्कोडीन होता है, हाइड्रोमॉर्फिन होता है। ठीक है, अब इनकी जो इफिकेसी होती है बेसिकली जो नेचुरल होते हैं उनसे ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी होगी इफिकेसी, इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा होगी, सेमी सिंथेटिक की, और सेमी सिंथेटिक से ज्यादा सिंथेटिक की मतलब जो इफेक्टिवनेस होगी वो सिंथेटिक की होगी, या कह सकते हो ज्यादा तेज से वर्क करेगा। ठीक है, ज्यादा पोटेंट होगा ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल में मॉर्फिन, कोडीन, थायोबिन और पापावरीन हो गया। इसके बाद क्या है, सेमी सिंथेटिक ओपॉइड में हीरोइन हो गया, फॉल्कोडीन हो गया, हाइड्रोमॉर्फिन हो गया और ऑक्सीमॉर्फिन, ये हो गया कौन से, सेमी सिंथेटिक में। इसके बाद क्या है, सिंथेटिक ओपॉइड है। तो सिंथेटिक ओपॉइड में कौन कौन से हैं, जैसे ट्रामाडोल है। ट्रामाडोल आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कोई भी मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं तो ट्रामाडोल बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, वेरी गुड मतलब पेन किलर है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रामाडोल, ये भी थोड़ा सा नींद वगैरह इंड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ट्रामाडोल हो गया, मेथाडोन हो गया,
फेंटेनिल हो गया। फेंटेनिल आजकल बहुत ज्यादा चर्चों में है, क्योंकि अमेरिका में जो भी लोग इसका मतलब, क्योंकि ये नशीले होते हैं जितने भी ओपियोइड होते हैं, तो इसका उपयोग लोग नशे में यूज कर रहे हैं। इसीलिए वहां डोनाल्ड ट्रंप इतनी समय बौखलाया है कि चीन से फेंटेनिल बहुत आ रहा है और अमेरिका में लोग खा करके उसको मतलब नशीला पदार्थ है तो बहुत ज्यादा नशे में मतलब अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। बेसिकली लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो फेंटेनिल वहां पे बहुत ज्यादा जा रहा है। तो फेंटेनिल भी एक तरह का क्या है, ओपियोइड है, इस प्रकार का सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेथिडीन है, जिसको क्या बोलते हैं, मेपेरिडीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्या, सिंथेटिक ओपियोइड हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस प्रकार से जो ओपियोइड है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं और एनसेड्स हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो ओपियोइड हैं, तो ओपियोइड एक्टिवेटेड ओपियोइड रिसेप्टर इज इन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू ब्लॉक पेन सिग्नल्स, सीवियर, क्रोनिक एंड सर्जिकल पेन। ठीक है, तो जो ओपियोइड होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो भी एक्टिवेटेड ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, जो एक्टिवेटेड ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि वो पेन सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। और ये चीज किन किन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से पेन हो रहा है, कोई क्रोनिक लंबे समय से कोई पेन चला आ रहा है, और या तो सर्जिकल है, सर्जिकल सर्जरी के दौरान कोई पेन हो रहा है या नॉर्मल पेन हो रहा है, तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह जो इंसेट्स थे, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने समझा था इनिबिट कॉक्स रिसेप्टर। ठीक है, जो इंसेक्ट्स थे वो क्या कर रहे थे, कॉक्स को इनिबिट कर रहे थे, रोक रहे थे, एंड रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। और जो जाहिर सी बात है, जब हमारा कॉक्स एक्टिवेट होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन हमारे बॉडी में नहीं होगा। तो कॉक्स क्या थे, कॉक्स को इनिबिट कर दिया जाएगा, जिससे जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था वो भी रुक जाएगा। और ये सब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेन, स्वेलिंग एंड फीवर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इन चीजों में ये यूज किए जाते हैं, कौन से, एनसेड्स। ठीक है, और जो अपना ओपियोइड है वो सीवियर कोई भी पेन हो रहा है या कोई भी क्रोनिक पेन है, लंबे समय से जो पेन चला आ रहा है, या बहुत कोई बड़ी सर्जरी हो रही, तो उस कंडीशन में ओपियोइड एनाल्जेसिया देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली पेन तो कम ही करता है, लेकिन जो व्यक्ति है या पेशेंट है उसको नींद वगैरह भी ला देता है, वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार का उसको पेन नहीं फील होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो ओपियोइड के साइड इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, जो ओपियोइड होता है वो सेडेशन कॉज करता है, जैसे पहले ही बताया कि ये सीनेस पे वर्क करता है ना, सेडेशन कॉज कर देता है, तो जिससे कि कोई भी पेन की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आइडेंटिफाई नहीं होती, जिससे कि कोई भी पेन हमको बॉडी में फील नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ओपियोइड का काम है वो सेडेशन कॉज करना है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है, जैसे कब्ज वगैरह हो जाता है, इसको अगर लेते हैं तो कब्ज वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है नाउजिया मतलब हमारे सर चकराता है, चक्कर वगैरह आने लगता है अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और चौथा है रेस्पिरेटरी जो होता है, रेस्पिरेटरी जो श्वसन है उसमें डिप्रेशन कॉज कर देता है ये। इसके बाद एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, क्योंकि ये नशीले होते हैं, जितने भी चीजें नशीली होती हैं वो ज्यादातर क्या हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है आदमी को। कोई भी आदमी नशा करता रहता है तो उसको एडिक्शन हो जाता है, वो नशा के बिना नहीं रह पाता है। तो क्योंकि ओपियोइड एनाल्जेसिया भी एक तरह के क्या है, नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन, हीरोइन है, तो सबके आदमी लत लग जाती है ना, तो वही चीज है कि ये इनमें एडिक्शन हो जाता है ओपियोइड में, और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब आदमी को जरूरत फील होने लगती है कि ये नहीं अब हमको चाहिए ही, तो कुछ ऐसा होता है। इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या रिस्क होते हैं इसको लेने से, तो जीआईटी अल्सर हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। ये किसके रिस्क फैक्टर हैं, एनसेड्स के रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, NSAIDS। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर किसके हैं, एनसेड के। भाई साइड इफेक्ट इसके थे ओपियोइड के, ओपियोइड खाएंगे तो ये चीजें होंगी, अब एनसेड्स खाएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, जीआईटी अल्सर होगी। मैंने इसके पहले जो क्लास इंसेक्ट्स के बारे में बनाई थी,
या वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो जीआईटी अल्सर होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अल्सर हो जाएगा अगर हम इंसेक्ट्स लेते हैं। इसके बाद ब्लीडिंग होने लगेगी, भाई जाहिर सी बात है अल्सर होगा तो ब्लीडिंग होगी, है ना, घाव होगा तो ब्लीडिंग होगी। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट वगैरह पे कोई ना कोई रिस्क भी रहेगा, और किडनी रिस्क भी रहेगा। अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर हमारी जो ड्रग है वो नहीं हमारे बॉडी से निकल पाई, तो किडनी में क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी किडनी कोलैप्स भी कर सकती है। कुछ इस तरह की कंडीशंस होंगी अगर हम लंबे समय तक इंसेक्ट्स का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको ओपियोइड एनाल्जेसिया के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और इसके पहले की क्लास में मैंने इंसेक्ट्स के बारे में बताया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूंगा इंसेक्ट्स की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद। और अगर आप किसी भी बारे में और वीडियो चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए।